हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस। लाइफ प्रोसेसेस हमारा चैप्टर चल रहा है। और हमने प्रीवियस सेशन में डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ा था, या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। आज इस सेशन में हम लोग शुरुआत करेंगे एक एक्टिविटी 3.6 से 6.3 से, जो कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग का एक पार्ट है। टेक 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन इन 2 टेस्ट ट्यूब्स। हम लोगों ने 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन लेना है दो टेस्ट ट्यूब ए और बी में। एड 1 ml सलाइवा टू टेस्ट ट्यूब ए। ए टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या ऐड करना है? सलाइवा ऐड कर देना है। तो यानी कि स्टार्च के साथ सलाइवा ऐड कर देंगे। एंड लीव बोथ टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब्ड फॉर 20 to 30 मिनट्स। नियरली हाफ आवर के लिए दोनों टेस्ट ट्यूब को हम लोग एज इट इज प्लेस कर देंगे। अभी तक दोनों टेस्ट ट्यूब में स्टार्च है, लेकिन सिर्फ ए वाली टेस्ट ट्यूब में हमने सलाइवा ऐड किया है। नाउ एड a few drops of dilute iodine solution to test tubes। अब इन टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन यानी आयोडीन का सॉल्यूशन ऐड कर देना है। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व कलर चेंज? आप किस टेस्ट ट्यूब में कलर चेंज देखोगे? तो आप जो बी टेस्ट ट्यूब है उसमें जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, और कलर चेंज होके क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। यानी जिसमें सलाइवा नहीं है उसमें कलर चेंज होगा। व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्टार्च इन टू टेस्ट ट्यूब? तो ये क्या स्टार्च की प्रेजेंस और एब्सेंस के बारे में बताता है? तो ये बताता है कि बी टेस्ट ट्यूब में जो स्टार्च है वो वहां पर प्रेजेंट था, लेकिन ए वाली टेस्ट ट्यूब का जो स्टार्च था वो डिकम्पोज हो गया। उसे किसने डिकम्पोज किया? उसे सलाइवा ने डिकम्पोज किया या फिर ब्रेक डाउन कर दिया। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च? तो स्टार्च के ऊपर सलाइवा के किस एक्शन के बारे में ये बताता है कि जो सलाइवा है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा और कॉम्प्लेक्स शुगर से सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा, ये हमें बताता है। लेकिन बी के अंदर सलाइवा नहीं था, तो स्टार्च डिकम्पोज या ब्रेक डाउन नहीं हुआ, इसीलिए वो आयोडीन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर बना गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे था मोटू नो में डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज यानी कि दांतों का सड़ना, और टूथ डिके या फिर दांतों का आप खोरन बोल देते हैं, जैसे दांतों की लेयर टूटना बोल सकते हो। कॉजेज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटिन। इससे क्या होता है, जो एनेमल है, जो लेयर है दांतों के ऊपर, और उसके नीचे वाली लेयर, इनेमल के नीचे वाली या साथ लगते वाली जो लेयर है, वो धीरे धीरे सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है। It begins when bacteria acting on sugar produce acids that softens or demineralizes the enamel। ये कैसे शुरू होता है? जो हम लोग खाना खाते हैं उसके अंदर जो शुगर है, अगर वो रह जाती है दांतों में, तो वहां पे बैक्टीरिया प्रोड्यूस होके वहां पे एसिड प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो शुगर को डिकम्पोज करेंगे और इस रिएक्शन में क्या होगा? एसिड जनरेट होगा, जो कि इस एनेमल को सॉफ्ट कर देगा या फिर उसको धीरे धीरे डीमिनरलाइज कर देगा। मतलब डीमिनरलाइज का मतलब वहां से मिनरल्स को हटा देगा, ताकि वो जो एनिमल की लेयर है वो खत्म होना शुरू हो जाए। Masses of bacterial cell together with food particles stick to the teeth to form dental plaque। बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो फूड पार्टिकल्स के साथ दांतों के साथ चिपक जाएंगे और डेंटल प्लेक बना लेंगे, यानी कि दांतों के ऊपर एक अपनी ही लेयर क्रिएट कर लेंगे जिसमें वो और फूड पार्टिकल्स दोनों शामिल होंगे। Saliva cannot reach the tooth surface to neutralize the acid as plaque covers the teeth। अब इस प्लेक ने टीथ को कवर कर लिया है, तो जो सलाइवा है वो दांतों के सरफेस पे नहीं पहुंच पाएगा, ताकि जो एसिड रिलीज कर रहे हैं बैक्टीरिया उसको वो न्यूट्रल कर सके। तो इसका मतलब क्या हो गया? प्लेक ने जो दांतों का सरफेस का कॉन्टैक्ट है वो सलाइवा से एक तरह से ब्रेक कर दिया। ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव्स द प्लेक बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस एसिड। इसीलिए जब हम लोग खाते हैं, हर बार खाना खाने के बाद हमें ब्रश कर लेना चाहिए,
क्योंकि इससे क्या होगा, जो प्लेग होगा वो दूर हो जाएगा। आपने ब्रश कर लिया, दांत साफ कर लिए, तो वो जो लेयर बननी शुरू होगी वो भी साथ ही में खत्म हो जाएगी। और इससे पहले कि वो बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस कर सके, मतलब बैक्टीरिया पहले चिपकेगा पार्टिकल्स के साथ, दांतों के ऊपर लेयर बनाएगा, फिर उसको डिकम्पोज करेगा। इससे पहले हमने दांतों को साफ करके वो लेयर खत्म कर दी। इफ अनट्रीटेड, लेकिन अगर इसका इलाज ना किया जाए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो जर्म्स है वो इन्वेड दी पल्प, वो इस लेयर को इन्वेड अटैक कर देंगे, कॉजिंग इन्फ्लामेशन, जिससे सूजन हो सकती है, एंड इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन भी क्रिएट हो जाएगा। तो दांतों की सफाई करनी बेहद जरूरी है। उसके बाद हमारे पास कुछ टेक्स्ट क्वेश्चंस है, वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कहता है क्या फर्क है। तो बहुत ही आसान सा डिफरेंस है यहाँ पर। ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसमें फूड खुद तैयार किया जाता है। फूड इज prepared by an organism by using, कौन सा मटेरियल यूज करते हैं वो, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। हेट्रोट्रॉफिक में क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स। तो हेट्रोट्रॉफिक में ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड करते हैं। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स, ये अपना फूड खुद तैयार नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक द्वारा बनाया हुआ मटेरियल को कंज्यूम करते हैं। ऑटोट्रॉफिक के आप एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स दे सकते हो, और हेट्रोट्रॉफिक की एग्जांपल आप लोग ह्यूमन बीइंग दे सकते हो। इसके अलावा ऑटोट्रॉफिक सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करके ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाता है, और हेट्रोट्रॉफिक वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करके उसे डाइजेस्ट करता है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट हमारे लिए। What, where do plants get each of the raw material required for photosynthesis? फोटोसिंथेसिस के लिए जो मटेरियल चाहिए वो प्लांट्स कहाँ से लेते हैं। तो पहला तो अपन मटेरियल लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कहाँ से आता है, फ्रॉम एटमोस्फेयर। उसके बाद लिखेंगे हम लोग H2O, यानी कि वाटर। ये कहाँ से लेंगे, फ्रॉम सॉइल वाया रूट्स, रूट्स की हेल्प से सॉइल से टेक ओवर करते हैं। उसके अलावा लाइट,
फ्रॉम सन, और क्लोरोफिल इनके पास खुद होता है। इनके पास खुद होता है किस ऑर्गेनल में? प्लास्टिड सेल ऑर्गेनल में। तो ये मतलब चार चीजें चाहिए, तो ये चार चीजें हम लोगों ने मतलब मेंशन कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट और क्लोरोफिल। ओके, चलिए अब आगे करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक? एसिड का हमारे पेट में क्या रोल है? तो एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या रोल है? तो जो एक रोल हमारी बुक में दिया हुआ, पहले तो हम वही लिखेंगे, इट फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन का काम लिख देंगे, बाद में गड़बड़ हो। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ओके, दूसरा काम हम लिख सकते हैं, इट किल्स द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को मारता है। और तीसरा लिखेंगे, इट सॉफ्टens द फूड। फूड को ये सॉफ्ट करने का काम भी करता है। ये अपन तीन काम है जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स? डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम क्या है? देखो एक लाइन में तो इसका आंसर ये आएगा कि टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर वन। तो मतलब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम है ओवरऑल। अदरवाइज जो अपने सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंगली आप एक लिस्ट बना सकते हैं यहाँ पे। जैसे ये टेबल बना दिया। यहाँ पे फर्स्ट में लिख देंगे आपका एंजाइम, और यहाँ पे आपका लिख देंगे फंक्शन। तो जैसे पहला एंजाइम हमने पढ़ा था सलाइवा। सलाइवा, सलाइवा के अंदर सलाइवरी एंजाइम, इसका काम क्या था? कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल, कॉम्प्लेक्स स्टार्च लिख दो, कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। ओके, तो उसके बाद पेप्सिन डाइजेस्ट
प्रोटीन इन स्टमक। पेट का जो पेप्सिन है वो पेट का जो प्रोटीन है उसमें डाइजेशन में हेल्प करता है। थर्ड नंबर पे आया था आपके पास लाइपेज। ये क्या करेगा, इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक डाउन करता है या डिकम्पोज करेगा। फिर आया था आपके पास ट्राइप्सिन। ये क्या करेगा, ट्राइप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। आपको हो गया, पेप्सिन भी तो वही कर रहा है। वो स्टमक में करता है, ये स्मॉल इंटेस्टिन में। स्टमक के अंदर पूरा तो नहीं जाता, पूरा डिकम्पोज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे पूरा डिकम्पोज हो जाएगा। और फिर एक लास्ट था इंस्टेंट जूस का एंजाइम। एंजाइम इन इंटेस्टिनल जूस। तो वो फाइनली क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, और एक और था प्रोटीन अमीनो एसिड। तो ये चीज है एंजाइम्स और उनके फंक्शन। तो ये हमें लिख सकते हैं हम लोग ऐसे। ओवरऑल काम क्या रहेगा, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर वन। लास्ट है, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टिन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। तो स्मॉल इंटेस्टिन को कैसे डिजाइन किया गया है ताकि ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर सके। तो उसके लिए बहुत ही आसान पॉइंट है हमारे पास। हमारे पास पॉइंट क्या है यहाँ पे कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है विच increases the surface area to absorb digested फूड। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा फूड एब्जॉर्ब किया जा सके। और इनको वी कॉल विली। तो हम लोग इनको विली बोलते हैं। और इसमें हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, इसमें हम लोग ये ऐड कर सकते हैं, विलीज आर richly supplied by blood vessels which take up the digested food to each and every part of the बॉडी। तो वीरी जो है वो कहाँ पे कनेक्ट होते हैं, ब्लड वेसल्स के, ताकि जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ है उसको सेल के बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाया जा सके। इसके अलावा स्टार्टिंग में हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ये भी मतलब लिखेंगे ही, कि जो एब्जॉर्ब फूड है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो मतलब डाइजेस्टेड जो फूड
ब्रेक डाउन हुआ है, उसे कौन टेकअप कर लेगा? होल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पहला पॉइंट बन जाएगा एक्चुअली। ये दूसरा है, ये तीसरा। तो बॉल्स उसको टेकअप कर लेंगी। बॉल्स में क्या होते हैं? विलीज होती हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो कि सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ताकि डाइजेस्टेड फूड को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब किया जा सके। और इस तरीके से ये 5 क्वेश्चन आपके डन हुए। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।